1997 की बात है। बॉलीवुड में एक बिग बैनर मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, जिसमें एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस लीड रोल में थी। अब जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे ना, वो हमारे एक सब्सक्राइबर आर्यन भाई के नेबर हुआ करते थे। इन दोनों फैमिली के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और यहाँ पर जो आर्यन के सिस्टर हैं, वो भी बॉलीवुड के अंदर एक मौका तलाश रही थी। इसी सिलसिले में आर्यन के पिताजी एक दफा उस प्रोड्यूसर के घर जाते हैं और उन्होंने अपनी बेटी के करियर के बारे में बातें की उनसे। अब जो ये प्रोड्यूसर थे, ये बड़े खुशी से आर्यन की जो सिस्टर थी, इनको इस मूवी की जो लीड एक्ट्रेस हैं, उनके सिस्टर का रोल करने को दे दिया। अब इस पूरी फिल्म शूटिंग के दौरान इनको बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल भी करना था और भाई इसी बीच आर्यन और फैमिली एक ऐसे भयानक मंजर को विटनेस करने वाले थे ना, जिसे सुनने के बाद आज ठंडी लहर की ठंडक भी आपके पसीने को सुखा नहीं पाएगी। ये एक ऐसी आप बीती है जिसने मेरे और मेरे टीम के दिमाग में सन्नाटा कर दिया एकदम। फिलहाल आप वीडियो में आर्यन द्वारा भेजे गए उनके ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और इस ईमेल में इन्होंने एक जगह ये भी लिखा है कि मैं ये स्टोरी रात के 2 बजे टाइप कर रहा हूँ और मेरे सामने अचानक से उस लड़की का चेहरा फ्लैश हो रहा है, इसलिए मैं अभी टाइपिंग बंद करके कल सुबह आपको स्टोरी भेजूंगा। अब इस घटना में बहुत ही फेमस एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हैं, तो आर्यन ने बोला कि आप उनका नाम मत लीजिएगा, बट आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग जब ये स्टोरी आगे सुनेंगे तो काफी इजीली गेस कर पाएंगे कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आर्यन लिखते हैं कि ये अपने मम्मी पापा और सिस्टर के साथ मुंबई में रहते थे और ये लोग एक काफी वेल ऑफ फैमिली से थे। इनके पापा का बिजनेस था और पैसे वैसे की ऐसे कोई दिक्कत थी नहीं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर आर्यन की बहन को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये न्यूज सुन के आर्यन और उनकी फैमिली बहुत खुश थे कि यार चलो फाइनली इसका करियर स्टार्ट हुआ। अच्छा, जो ये मूवी की शूटिंग है ना, ये मुंबई के मड आइलैंड में हो रही है। आर्यन लिखते हैं कि इनकी सिस्टर डेली ड्राइवर और मम्मी के साथ कार में बैठ के शूट के लिए जाया करती थी और कभी कभार जब आर्यन की स्कूल की छुट्टी होती है और इनके पापा भी बिजी नहीं होते तो ये दोनों भी चले जाते साथ में। इस टाइम पर आर्यन की उम्र 11 साल है। अब कुछ दिन के बाद होता यूं है कि जो वो प्रोड्यूसर थे, वो आर्यन के पिताजी को बोलते हैं कि इस मूवी में एक डॉक्टर का रोल करना है 2 मिनट का, तो आपका जो कैरेक्टर है बहुत फिट बैठता है उसमें, क्या आप करना चाहेंगे? आर्यन के पिताजी खुशी खुशी राजी हो गए कि हाँ बिल्कुल। पर यहाँ ये सिलसिला सिर्फ आर्यन के पिताजी तक नहीं रुका। जो उस मूवी का लीड एक्टर था, उसने एक औरत से शादी की थी जिसके 7 बच्चे हैं। ये मूवी का पार्ट है, ठीक है। अब उस टाइम जैसे प्रोड्यूसर और कास्टिंग टीम को बच्चे चाहिए थे, तो इन्होंने जैसे तैसे करके 6 बच्चों की अरेंजमेंट की और जो 7वां बच्चा था, उसके लिए प्रोड्यूसर ने आर्यन को बोला कि तुम इसका रोल प्ले कर लो। अब ये रोल एक्सेप्ट करने का मतलब था कि आर्यन को मूवी के सीन्स के साथ साथ 2 सॉन्ग्स में भी पार्टिसिपेट करना था। आर्यन अपने पेरेंट्स से पूछता है तो वो लोग भाई चिल आदमी एकदम, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब उस मूवी की शूटिंग में आर्यन का रोल आता तो ये प्रोड्यूसर इसको बुलाते और आर्यन भी अपनी दीदी के साथ ऐसे रेगुलर शूट पे जाने लगा। अब इसी बीच कुछ सीन ऐसा आया मूवी का जिसमें इनको राजस्थान की एक लोकेशन पे जाके शूट करना था और वो लोकेशन थी जयपुर से कोई 40 किलोमीटर दूर सामोद विलेज। अब सुनना एकदम ध्यान से क्या होता है। अच्छा, अब एक चीज समझना कि जो ये सामोद टाउन है ना, वो उस टाइम पर एक बहुत ही रिमोट विलेज हुआ करता था। बहुत कम पॉपुलेशन था और काफी लोगों को तो पता भी नहीं था उसके बारे में। आज के टाइम पर तो ये काफी कल्चरली रिच और हेरिटेज विलेज बन चुका है, पर उस टाइम सिचुएशन अलग थी। आर्यन लिखते हैं कि पहले ये लोग जयपुर पहुंचे और फिर जयपुर से एक बस में बैठ के इनकी पूरी क्रू पहुंचती है सामोद विलेज। अभी उस टाइम पर उस गाँव में 2 हवेलियां थी, जिसमें से एक हवेली एक होटल के रूप में कन्वर्ट की गई थी और उसमें काफी सारे रूम थे। अभी यहाँ फिल्म के प्रोड्यूसर को लगा कि सारे क्रू को एक साथ रखने के लिए यही होटल सही रहेगा और वो इनके बजट में भी था, तो इन्होंने उस पूरे होटल के कमरे को बुक कर लिया। अब जो ये हवेली वाला होटल है, इसमें है एक ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर 1st फ्लोर और सबसे ऊपर 2nd फ्लोर। अभी आर्यन और उनके फैमिली को लीड एक्ट्रेस के साथ उसी टॉप फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अक्सर शूट पे ऐसा होता है कि भाई जो एक्टर एक्ट्रेस है उनकी फैमिली भी बहुत बार चली जाया करती है, तो यहाँ पर जो वो लीड एक्ट्रेस थी, उनकी मम्मी भी आ रखी है और साथ में आर्यन की पूरी फैमिली तो थी। अभी आगे की स्टोरी जानने से पहले ना, आपको वो 2nd फ्लोर का लेआउट समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले जब सीढ़ी से 2nd फ्लोर पे पहुंचते हैं तो उसके राइट हैंड साइड में एक रूम है जो कि आर्यन और उनकी फैमिली का है। इस रूम में एक बड़ा सा किंग साइज बेड था और उसके नीचे मैट्रेस लगे हुए थे। अभी इनके रूम के जस्ट सामने उस फ्लोर का कॉरिडोर था और कॉरिडोर के दूसरे साइड एक ना गार्डन व्यू है, मतलब कॉरिडोर से आगे का पूरा दिखाई देता है और उस गार्डन के बैकड्रॉप में ऐसे छोटे छोटे पहाड़ थे। मेनली जो ये विलेज है सामोद, ये अरावली पर्वत के फुटहिल्स पे स्थित है, तो अरावली की रेंजेस वहां से दिखाई दे रहे थे। अच्छा, जब ये आर्यन के रूम से दूसरे एंड पर जाते हैं तो जो स्टेयर वाला पार्ट था, उसके जस्ट बाजू में एक ना छोटा सा ओपन एरिया है जहां पर डाइनिंग टेबल लगा था। आर्यन लिखते हैं कि उस डाइनिंग टेबल के अराउंड टोटल 10 चेयर थे, 4 ऐसे आमने सामने और 2
एक दूसरे के सामने। पर यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि जो ये चेयर है ना, ये बर्मा टीक ऊट के बने हुए थे और काफी हैवी चेयर थे। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा कहानी में। और जो वो डाइनिंग एरिया है उसके ठीक लगा हुआ रूम था लीड एक्ट्रेस का। अभी उस लीड एक्ट्रेस के रूम के बाद 2-3 और कमरे थे जिसे बाकी के क्रू के लिए असाइन किया गया था। अब एक चीज नोट करना कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे भी ऐसे मूवी का क्रू रह रहा है। अब देखो, जैसे ये लोग होटल के रिसेप्शन पे पहुंचे ना, इनको रिसेप्शनिस्ट एक प्रिकॉशनरी वार्निंग देती है। वो बोलती है कि जब आप रात को सो रहे होंगे अपने कमरे में और आपके डोर पे ऐसे नॉक हो, रैंडम नॉक, तो उसे खोलिएगा मत जब तक नॉक करने वाला बताता नहीं है कि कौन है। और वो अगर आपके जान पहचान का नहीं है तो आप लोग डोर मत खोलिएगा अपने अपने कमरे का। अब इस होटल स्टाफ की बात सुनकर सब लोग शॉक तो हो गए, पर इनको अंदर से लग रहा था कि मे बी हम ऐसे मूवी की शूटिंग के लिए आए हैं और ये अपना ऐसे मार्केटिंग टेक्निक यूज कर रही है कि भाई हमारा होटल हाईलाइट हो जाए। इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम नहीं खोलेंगे डोर। अब इसके बाद सारा स्टाफ अपने अपने कमरे में शिफ्ट हो जाता है। सब लोग यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होते हैं और इनका लेट आफ्टरनून और इवनिंग का शूट स्केड्यूल था। फ्रेश होने के बाद ये सब गए उधर, अपना शूट वूट कंप्लीट किया और 9 बजे तक सब कुछ पैक करके ये वापस होटल आ जाते हैं। आर्यन लिखते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और फिर जो इनकी मम्मी और सिस्टर थी इनके साथ ये चले जाते हैं उस लीड एक्ट्रेस के रूम में। इन दोनों की फैमिली बहुत ज्यादा क्लोज थी, तो ये लोग वहां पर जाके ऐसे बातचीत करने लगे आपस में। और इस टाइम पर जो आर्यन के पापा और प्रोड्यूसर थे वो एक सेपरेट रूम में बैठ के अपना विस्की वगैरह पी रहे थे। अभी उस लीड एक्ट्रेस के रूम में है आर्यन, उनकी बहन, आर्यन की मम्मी और वो एक्ट्रेस। ये सब लोग अपना बातचीत कर रहे हैं और इसी बीच आर्यन को सुसु आती है। अब ये चाहते तो एक्ट्रेस के रूम का ही वॉशरूम यूज कर सकते थे, पर इनका मन नहीं माना। आउट ऑफ रिस्पेक्ट या जो भी बोलो, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये अपने रूम में जाके ही ये काम करेंगे। ये अपने मम्मी से रूम की कीज लेते हैं और एक्ट्रेस के रूम से निकल के वो जो डाइनिंग हॉल वाला एरिया था उसे क्रॉस करने के बाद अपने रूम में गए। जब ये जा रहे थे तब इनकी नज़र उस डाइनिंग हॉल वाले एरिया पे पड़ती है और सब कुछ एकदम नॉर्मल था। सारे चेयर्स एकदम नीटली स्टैक्ड थे और बहुत अच्छे से रखे हुए थे। अब ये जाते हैं अपने कमरे में, अंदर नेचर कॉल ये सब कुछ निपटाते हैं और थोड़ी देर के बाद आर्यन को नींद आने लगी। तो ये वापस से उस एक्ट्रेस के रूम में गया अपने मम्मी और सिस्टर को बुलाने कि भाई चलो अब चल के सोया जाए। आर्यन बताते हैं कि मैं फिर से वो डाइनिंग हॉल वाला एरिया क्रॉस करके उस एक्ट्रेस के रूम पे गया और डोर खोल के मैंने बस बात की अपने मम्मी और सिस्टर से कि चलो मुझे सोना है। तब इनकी मम्मी ने बोला कि तुम जाके सो, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं, अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। आर्यन बोलता है कि ठीक है। उस एक्ट्रेस का डोर ये लॉक करते हैं और फिर वापस मुड़ते हैं अपने कमरे की तरफ जाने के लिए। पर भाई इस बार जब वो डाइनिंग हॉल वाला एरिया क्रॉस कर रहे थे ना, तब ये पाते हैं कि वो जितने भी अरेंज्ड चेयर्स थे, मतलब बहुत अच्छे से रखे हुए, वो अब अपनी पोजीशन पे नहीं है। 2-3 चेयर्स नीचे गिरे हुए थे, 2-3 इधर उधर रखे हुए हैं। और इन टोटल चेयर्स में से एक चेयर ऐसा था जो उस कॉरिडोर की तरफ फेस किया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि भाई उस चेयर पे बैठ के कोई इस कॉरिडोर को देख रहा है या फिर आर्यन को देख रहा है। अब आर्यन ने जब वो सीन देखा तो इसे बड़ा अजीब सा लगा। ये बोलते हैं कि मैंने तो मुश्किल से सिर्फ 30 सेकंड ही बात किया होगा अपने मम्मी और सिस्टर से वापस चलने के लिए, और उस 30 सेकंड में ना ही मैंने सुना कि कोई आया है ना ही कोई गया है। इनफैक्ट जो ये टेबल और चेयर ऐसे गिरे पड़े हैं, इनके गिरने की भी आवाज सुनाई नहीं दी मुझे। फिर ये कैसे हो सकता है? अब इस टाइम पे आर्यन की नजर लगातार उस चेयर पे थी जो कॉरिडोर की तरफ फेस किया हुआ है। आर्यन कुछ देख तो नहीं पा रहे थे, पर इनको फील हो रहा था कि कोई इस चेयर पे बैठ के इनको एक टक देखे जा रहा है। मतलब किसी की प्रेजेंस वहां थी, आर्यन को महसूस हो पा रहा था। अब इससे पहले कि आर्यन कुछ भी रिएक्ट करते, भाई ये पाते हैं कि ये जमीन से 2 फुट ऊपर उठ चुके हैं और कुछ दूर हवा में फ्लोट करने के बाद धड़ाम से नीचे गिरे। अब आर्यन इस टाइम इतना ज्यादा डर चुके थे कि भागते हुए सीधा अपने रूम की तरफ पहुंचते हैं। पर इनसे गलती ये हो जाती है कि इनको उस एक्ट्रेस की रूम की तरफ जाना चाहिए था जो कि नजदीक था वहां से। पर ये पैनिक में समझ नहीं पाए और सीधा अपने रूम के अंदर भाग के चले गए। अभी अपने कमरे के बेड पे बैठ के पिल्लो को जोर से हाँक करके एकदम सुबक सुबक के रो रहे थे। इनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था इस टाइम पे। और तभी इनके कमरे पे नॉक होती है। आर्यन के डर के मारे हालत खराब, इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई जाके दरवाजा खोले कमरे का। अब कुछ सेकंड तक आर्यन उस डोर की तरफ देखते रहे
और फिर वो डोर खुलता है। पर जब डोर खुला तो ये पाते हैं कि भाई इनके पापा अंदर आए। अभी कुछ टाइम के बाद इनके मम्मी और सिस्टर भी आते हैं। पर आर्यन उस रात किसी से कुछ भी नहीं बोलते। इनके दिमाग में लगातार ये चल रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वो जो चेयर था वो भाई इतने हेवी चेयर्स हैं, उनको कोई हिला भी नहीं सकता ऐसे, और सारे गिरे हुए। और जिस टाइम आर्यन वो डाइनिंग एरिया क्रॉस कर रहे थे, इनको अपने आसपास सिर्फ ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा था और कुछ भी नहीं। आर्यन बहुत क्लियर थे कि भाई ये कोई हैलुसिनेशन या कुछ ऐसा नहीं है। उन्होंने इस चीज को एकदम लाइव एक्सपीरियंस किया है। पर ये फिर ये भी सोचते हैं कि आखिर मेरे मम्मी पापा बहन को ये सब कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा, वो क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर रही है सब कुछ। अब उस रात आर्यन ने किसी से कुछ बोला तो नहीं, पर अंदर ही अंदर इनके डर बैठा हुआ था। रात को 11:30 बजे फाइनली ये चारों लोग सोने के लिए रेडी होते हैं। बेड पे आर्यन और उनके पापा सोए हुए हैं और नीचे जो मैट्रेस लगा था उस पर इनकी मम्मी और बहन सोते हैं। अब दिन भर के शूट की वजह से सब एकदम थके हुए थे, तो सारे के सारे एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं। पर आर्यन बताते हैं ना कि मेरी नींद बहुत कच्ची है, मतलब कुछ भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है मेरे आसपास तो मेरी आंख खुल जाती है। और इसी दौरान रात को सोते सोते आर्यन को ऐसा महसूस हुआ ना कि इनके कमरे के बाहर कोई चल रहा है। और कुछ ही सेकंड के बाद वो इंसान चलते चलते इनके कमरे के डोर के बाहर आके खड़ा हो गया है। अब जैसे ही चीज आर्यन को रियलाइज हुई, इसने अपने पापा का हाथ पकड़ा जोर से और उनको उठाया। आर्यन के पापा उठते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तब आर्यन उस डोर की तरफ पॉइंट आउट करता है कि कोई है उधर। अब इससे पहले कि इनके पापा कुछ भी रिएक्ट करते, उस डोर पे 3-4 बार नॉक होता है। और जैसे ही वो नॉक हुआ ना, आर्यन के पापा ने आर्यन का मुंह दबा दिया ताकि ये डर के मारे चिल्लाए ना। कुछ टाइम तक ये बाप बेटे दोनों एकदम पैनिक में लगातार उस डोर की तरफ देख रहे हैं। और ये पाते हैं कि 3-4 बार वो नॉक करता और फिर रुक जाता कुछ सेकंड के लिए। कुछ मिनट उसी सिचुएशन में रहने के बाद वो इंसान इनके डोर के पास से वापस चला जाता है। आर्यन के पापा आर्यन को बोलते हैं कि ऐसे परेशान मत हो, कोई हमें ऐसे प्रैंक करने आया होगा, सो जा चुपचाप। और ऐसे बोलने के बाद ये दोनों लोग सो जाते। पर ताज्जुब करने वाली बात ये थी कि आर्यन की बहन और उनकी माँ को कुछ भी फील नहीं हुआ। भाई अगली सुबह जब ये लोग उठे तब आर्यन के पापा ने बताया सबको कि रात को ऐसा ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया है, कोई तो आया था हमारे डोर के बाहर। अब ये बात सुन के पूरी फैमिली डर जाती है, पर इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं भाई। ये लोग सोचते हैं कि बाकी क्रू का स्टाफ भी तो है यहाँ पे, तो चल के हम थोड़ा बात करते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। ये लोग अपना रेडी होते हैं और उसके बाद सब चले गए ब्रेकफास्ट करने। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग दिन भर अपना शूट कंप्लीट करते हैं और फिर रात को ये अपना डिनर करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और जब ये डिनर करने के लिए इकट्ठा हुए ना, तब आर्यन कुछ लोगों को ऐसे बात करते हुए सुनता है कि भाई इनके डोर पर भी नॉक हुआ था रात के टाइम। ये जाता है उनके पास कि क्या हुआ था, हमने भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया। तब वो लोग देखते हैं कि भाई ये बच्चा है 11 साल, कैसे हम कुछ बताएंगे तो डर जाएगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ अपना एंजॉय करो। और जो क्रू स्टाफ ने एक्सपीरियंस किया था ये आर्यन को वहां से भेज देते हैं। अब यहाँ सीन ये बन गया था कि जितने लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया था सबको ये लग रहा था कि भाई कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। तो सबने इस चीज को बहुत लाइटली लिया कि यार छोड़ो जाने दो, कोई क्या ही कर लेगा, हम सब इतने लोग एक साथ हैं। पर पिछली रात जो आर्यन ने एक्सपीरियंस किया था वो कुछ भी नॉर्मल नहीं था भाई। इसको बहुत अच्छे से पता था कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। ये चुपचाप अपना डिनर करने लगता है और इसी बीच इनकी मम्मी बोलती हैं कि ऊपर रूम में ना मेरा पर्स रखा हुआ है, थोड़ा लेते आना। इस समय रात के 10:30 बज रहे थे। आर्यन अपनी मम्मी से रूम की चाबी लेता है और दौड़ के ऊपर जाता है कमरे से पर्स लाने। आर्यन लिखते हैं कि ये कमरे में जाके मम्मी का पर्स उठाते हैं और फिर जब ये बाहर निकले ना अपने कमरे से, तो इनकी नजर, जैसे मैंने आपको बताया था कि गार्डन के पीछे वो अरावली पहाड़ियां थी, उस रात आसमान एकदम तारों से भरा हुआ था, सब कुछ बहुत सही लग रहा था। और तभी आर्यन की नजर उस पहाड़ी के पीछे एक लाइट पे पड़ती है। इन्होंने बहुत गौर से देखा तो पाया कि ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान हाथ में मसाल लेके वहां खड़ा हो। पर यहां सीन ये था ना कि जिस इंसान ने वो मसाल पकड़ा हुआ था उसका बॉडी साइज प्रोपोर्शन बहुत डिफरेंट था। मतलब इतने दूर से अगर हम किसी को देखें तो भाई वो छोटा ही दिखाई देगा, पर आर्यन पाते हैं कि उस इंसान का साइज बहुत बड़ा था और वो एक राजस्थानी शेफर्ड लग रहा था जो ऐसे भेड़ बकरियां चराते हैं।
इस टाइम आर्यन को ऐसा फील हो रहा था कि ये जैसे हिप्नोटाइज हो गए हो। ये एक टक उस मसाल की तरफ देखते जा रहे थे और थोड़ी ही देर के बाद ये नोटिस करते हैं कि वो जो आदमी था ना, वो अपना सर आर्यन की तरफ घुमाता है और इतने दूर होने के बाद भी इनका उस आदमी से डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो जाता है और देखते ही देखते वो आदमी आर्यन की तरफ चलना शुरू कर देता है। इस टाइम पर भी आर्यन कुछ और नहीं सोचते, इनको बस ऐसा लग रहा था कि मे बी गांव कहीं कोई आदमी होगा। पर जैसे जैसे वो हाथ में मसाल लेके आर्यन के करीब आ रहा था, ये देखते हैं कि भाई उसका साइज भी बढ़ते जा रहा है और कुछ ही टाइम में इन्होंने पाया कि वो आदमी करीब 10-12 फुट लंबा है। अब जैसे वो आदमी करीब आ रहा था, उसके हाथ में जो मसाल थी उसकी लाइट भी बड़ी होती जा रही है। अब लास्ट मोमेंट पे उस लाइट को देखते देखते आर्यन को ऐसा लगा कि उसकी रोशनी से इनका आंख एकदम ऐसे ढक गया। कुछ टाइम के लिए इनकी आंखें बंद होती हैं और फिर जब इन्होंने दोबारा से आंख खोली, तब ना कोई आदमी था उधर, ना ही कोई मसाल, ना ही कोई लाइट, कुछ नहीं। भाई ये भाग के नीचे जाते अपनी मम्मी के पास, उनको पर्स दिया और बोला कि अभी ऊपर मेरे को एक आदमी दिखाई दिया, से हाथ में उसके मसाल था। तो उनकी मम्मी बोलते हैं तुम्हारा वहम है, सब गांव का एरिया में भी कोई घूम रहा होगा, इतना मत सोचो। अब ये लोग फाइनली डिनर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद सबके सब वापस अपने कमरे में आ गए। आज रात आर्यन, उनके सिस्टर और मम्मी ये तीनों बेड पे सोए हुए हैं और जो इनके पापा हैं ये नीचे मैट्रेस पे लेटे थे। अभी इनको अपने बेड पर लेटे लेटे कोई आधे घंटे ही बीते थे। हल्की सी आंख लगी थी और फिर से इनको मेन डोर पे नॉक सुनाई देने लगी। अब इस टाइम तक कोई सोया नहीं था, सबके सब एकदम ऐसे डर के उठ जाते हैं और ये चारों के चारों एकदम डर में उस दरवाजे की ओर देख रहे हैं। कुछ टाइम के बाद दोबारा से नॉक हुआ और इनके अंदर डर का पारा एकदम बढ़ते जा रहा था। आर्यन बताते हैं कि जो सेकंड टाइम नॉक हुआ ना, उसके बाद से दरवाजे पे एकदम सन्नाटा पसर गया। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तीसरी बार भी कोई नॉक करेगा, पर ऐसा होता नहीं है। अचानक से इनके कमरे का गेट एकदम धम से आवाज करके खुलता है और ये चारों देखते हैं कि भाई एक आदमी इनके कमरे के अंदर घुसा और वो सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया। अंदर जाके उसने वॉशरूम का डोर लॉक कर दिया। अब ये मंजर देख के आर्यन, उनकी मम्मी और सिस्टर बहुत ज्यादा पैनिक करने लगे। इनके पापा बोलते हैं कि शांत रहो, शांत रहो। और उसके बाद इन्होंने कमरे की लाइट ऑन कर दी और लाइट ऑन करने के बाद ये वॉशरूम के पास चेयर लगा के बैठ जाते और बस वेट कर रहे थे कि कब वो इंसान बाहर निकलेगा। इन्होंने अपने फैमिली को बोला कि कुछ भी हो जाए मूवमेंट मत करना, हिलना मत अपनी जगह से। और ये 10 मिनट तक लगातार वहीं पे चेयर लगा के बैठे रहे, पर भाई अंदर से कोई भी नहीं आया। अब 10 मिनट के बाद आर्यन के पापा अपने जगह से उठते हैं और जाके इन्होंने वॉशरूम का डोर नॉक किया, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। इन्होंने हल्का सा ना पुश किया डोर को, तो डोर खुल जाता है। और फिर जब ये अंदर गए तो पाते हैं कि भाई अंदर तो कोई है ही नहीं। अब उस रात आर्यन को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई। 3-4 बार वॉमिट करने के बाद ये फाइनली सो जाता है। था तो भाई बच्चा ही, पर जब अगली सुबह ये लोग सो के उठे तो आर्यन एकदम नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था कि कल रात कुछ हुआ ही ना हो। ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये सब जाके प्रोड्यूसर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है रात को। अब ये लोग जैसे ही उतर के नीचे जाते हैं, ये लोग देखते हैं कि रिसेप्शन पे जो इनके साथ मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी ना, वो आर्ग्यूमेंट कर रही है बहुत गंदे तरीके से। और वो फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर को बोल रही है कि मेरे लिए टैक्सी कर दो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे वापस जयपुर जाना है। और फिर इनको पता चलता है कि कल रात वो इंसान इस मेकअप आर्टिस्ट के रूम में भी घुसा था और भाई उसने इस मेकअप आर्टिस्ट का बाल पकड़ के पूरे रूम में ऐसे ड्रैग किया। उनको बहुत ज्यादा चोटी भी आई हुई थी और कैसे भी करके वो बस इस जगह से निकलना चाह रही थी। आर्यन लिखते हैं कि अब ना माहौल एकदम बदल चुका था। जो अभी तक एकदम हमारा मजाक वाला, हंसी खुशी वाला माहौल था, वो एकदम डेड सीरियस हो चुका है। पर मूवी की शूट तो ऐसे रुक नहीं सकती थी। इन लोगों ने जैसे तैसे उस दिन शूट कंप्लीट किया और फिर जो प्रोडक्शन मैनेजर था, इसने डिसाइड किया कि भाई आज रात को थोड़ा फोक डांस अरेंज किया जाए, जो ट्रेडिशनल राजस्थानी डांस होता है वो अरेंज किया जाए ताकि सबका मूड थोड़ा सा लाइट हो सके। अब एज पर प्लान रात को वो डांस ऑर्गेनाइज हुआ और इसके बाद माहौल थोड़ा सा लाइट होने लगता है। अब जो आज की रात है ना, अभी एक आइटम सॉन्ग शूट होना था। अब यहाँ आर्यन और उसके साथ जो बाकी बच्चे थे वो इस शूट का हिस्सा नहीं थे,
पर इनकी बहन को उस शूट में पार्टिसिपेट करना था। तो यहाँ पर आर्यन की बहन के साथ उनकी मम्मी, ये दोनों लोग वहीं सेट पर ही मौजूद थे। अब उस रात उस आइटम सॉन्ग के शूट करीब सुबह 5 बजे तक चली। उसके बाद सारा स्टाफ वापस अपने अपने कमरे में जाके आराम करने लगता है। अब जितने लोगों ने उस रात शूट किया था उन सब ने डिसाइड किया कि भाई आज हम अपना डे ऑफ लेंगे। दिन भर वो लोग सोते हैं क्योंकि रात को फिर से उनको उसी आइटम सॉन्ग को शूट करके कंप्लीट करना था। मतलब सॉन्ग का कंप्लीशन होना था अगली रात। और जो आज के दिन का स्केड्यूल है, इसमें लीड एक्टर को इन बच्चों के साथ शूटिंग करनी थी थोड़ी देर के लिए। अब एक चीज समझना कि यहाँ पर जो आर्यन की मम्मी है वो लीड एक्ट्रेस की मम्मी और जो प्रोड्यूसर थी उनकी वाइफ, इन तीनों के बीच एक काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। पर जो लीड एक्ट्रेस की मम्मी और जो डायरेक्टर की वाइफ थी ना, ये दोनों काफी ओबीस थे। मतलब लंबे चौड़े एकदम हट्टे कट्टे, और इनसे बहुत ज्यादा चला नहीं जाता था। जो डायरेक्टर की वाइफ थी, इनके पैर में स्वेलिंग भी हो रखी थी, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक जगह चेयर पर ही बैठे रहते। अब उस दिन जब दोपहर को आर्यन बाकी बच्चों के साथ शूट कंप्लीट करके वापस होटल आता है, तो भाई इनको एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चली। दोपहर के टाइम आर्यन की मम्मी, आर्यन की बहन, जो लीड एक्ट्रेस थी उनकी मम्मी और जो ये डायरेक्टर थे इनके वाइफ, ये चारों लोग गार्डन में बैठ के अपना लंच कर रहे थे। ये लोग अपना लंच करते करते ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे। और तभी जो डायरेक्टर की वाइफ है ये बोलती है कि यार ये होटल वाले जो है ना, ये ऐसे चीप स्टंट कर रहे हैं, हम लोग को ऐसे पैरानॉर्मल सिनेरियो क्रिएट करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनका भी थोड़ा मार्केटिंग हो जाए। और ऐसे बोल के ये होटल और उनके स्टाफ का मजाक उड़ाने लगी। और जैसे उन्होंने ये काम किया, भाई इनके पास से एकदम ठंडी हवा का झोंका क्रॉस करता है। अभी तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था, वातावरण शांत एकदम, पर उस डायरेक्टर की वाइफ की इस हरकत के बाद वो माहौल एकदम चेंज हो गया। इनके आसपास एकदम तेज हवा बहने लगी, साथ में रेत उठ रही थी ऊपर। और तभी किसी ने इस डायरेक्टर की वाइफ के गाल पे तमाचा जड़ दिया। अब भाई वो थी एकदम भारी भरकम फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली औरत, पर जैसे उनको थप्पड़ लगा ना, वो अपने जगह से 4 फुट दूर उड़ के जाके गिरी। जिस चेयर पे वो बैठी हुई थी उस चेयर के 2 पैर टूट चुके हैं। और सबने देखा कि उनके गाल पे एकदम क्लियरली उन 5 उंगलियों के निशान छपे हुए। अब जैसे ही आर्यन की मम्मी ने ये सब देखा, वो वहीं जमीन पे घुटने पे आ गई एकदम, और हाथ जोड़ के ऐसे बोलने लगे कि प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, अब ऐसा कभी नहीं होगा। वो एकदम गिड़गिड़ाने लगी और थोड़ी देर के बाद वो जो भी हवा का मूवमेंट, वो सब कुछ हो रहा था, वो एकदम शांत हो जाता है। अब जब शूट से वो बच्चे वापस आए ना, तब तक इस घटना को 2-2.5 घंटे हो चुके थे। और भाई ये पाते हैं कि वो जो औरत थी उनका आंख एकदम काला होते जा रहा है साइड साइड से, और साथ में उंगलियों के निशान। भाई उनका चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि वो बच्चे सारे डर गए बिल्कुल। अब उसी शाम इनको जयपुर लेके जाया जाता है और फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और शूट खत्म होने के कुछ दिन बाद तक भी वो हॉस्पिटलाइज रही। अब उस रात इनमें से डर के मारे कोई भी नहीं सोया, सारे लोग जागते रहे और गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। अब अगले दिन इनको वापस जयपुर लौटना था और जयपुर से फिर वापस मुंबई। पर जाने से पहले इन्होंने रिसेप्शनिस्ट से पूछने की कोशिश की कि भाई कौन था, कौन परेशान कर रहा है हमें ऐसे, कुछ है तो बताओ। पर होटल के स्टाफ ने कुछ नहीं बोला। फिर यहाँ पर आर्यन के पापा और फिल्म के क्रू के कुछ स्टाफ, ये सब लोग गांव के अंदर जाते हैं ऐसे पता लगाने की एग्जैक्टली हुआ क्या था। फिर इनको पता चलता है कि उस हवेली को इसी गांव के एक राजपूत आदमी की आत्मा हॉन्ट करती है। इससे ज्यादा गांव वालों ने इन्हें कुछ नहीं बताया। अब उस होटल को छोड़ने से पहले आर्यन के पापा उस स्पिरिट के लिए एक सिगरेट का पैकेट और एक मिठाई का डब्बा लेके आते हैं। उन्होंने वहीं होटल के बाहर उसे ऑफर किया, और फिर उन्होंने होटल के मैनेजमेंट को 5,000 रुपये भी दिए और बोला कि आप इस स्पिरिट की आत्मा की मुक्ति के लिए जो भी आवश्यक पूजा है वो सब करवाइए और इन्हें मुक्त कीजिए यहाँ से। इसके बाद ये सब लोग वापस मुंबई आ गए, और आपको लग रहा हो कि ठीक है ये चैप्टर तो खत्म हो गया, पर भाई अब यहाँ से सबसे हाड़ कपाने वाला फेज शुरू होता है आर्यन और उसकी फैमिली के लिए। अब देखो, मूवी की शूटिंग, एडिटिंग ये सब खत्म होने के बाद बारी आती है इसके मार्केटिंग की। आर्यन लिखते हैं कि इस टाइम पर जो प्रोड्यूसर थे उनको फंड्स की थोड़ी कमी हो रही थी, तो इन्होंने मेरे पापा से कुछ डिमांड की, कुछ एक्स अमाउंट मांगा। तब इनके पापा ने ये बोला कि अभी मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, पर मैं उसका थोड़ा सा पोर्शन अरेंज कर पाऊंगा। अब यहाँ प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ, ये सब लोग आर्यन के पापा के भरोसे ही बैठे थे कि भाई ये लोग मेरा मार्केटिंग बजट जो है उसको देख लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। और जब ऐसा नहीं हुआ तो जो प्रोड्यूसर की वाइफ थी ना, वो बहुत भला बुरा बोलने लगी आर्यन के पापा को कि अपनी बेटी के लिए काम मांगने तो फट से आ गए थे मुंह उठा के, और अब जब जरूरत पड़ रही है तो आप लोग
ऐसे मना कर रहे हो। पर यहाँ आर्यन के पापा से जो भी अमाउंट बन पाया वो सब अरेंज करके इन्होंने प्रोड्यूसर को दिया और प्रोड्यूसर ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब इसके 1 वीक के बाद फाइनली प्रोड्यूसर को रियलाइज होता है कि भाई हमने आर्यन के पापा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तो ये डिसाइड करते हैं कि भाई इसको थोड़ा फिक्स किया जाए। तो ये फोन करके आर्यन की फैमिली को डिनर पे बुलाते हैं। अब उस रात प्रोड्यूसर की वाइफ ने मस्त मटन बिरयानी, चिकन, नान ये सब कुछ बना रखा था और इन्होंने मुंबई में एक बहुत फेमस पेड़े वाला है, वो डबल डेकर पेड़ा सेल करते हैं। इनको पता था कि आर्यन के पापा को वो पेड़ा बहुत पसंद है, तो इन्होंने वो पेड़ा भी मंगा रखा था उस शॉप से। अच्छा, एक चीज और समझना कि जो यहाँ पे आर्यन की सिस्टर है ये बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे थी, तो इन्होंने कुछ खाया नहीं। अब यहाँ पे आर्यन, उनके पापा और मम्मी सब लोग अपना डिनर स्टार्ट करते हैं, पर आर्यन को जो वो नान बना रखा था प्रोड्यूसर की वाइफ ने, उसे च्यू करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनकी वाइफ ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम ये छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना के लाती हूँ। अब ये गई किचन में और थोड़ी देर के बाद आर्यन के लिए एकदम फ्रेश रोटी बना के लेके आई। पर जब रोटी आर्यन को परोसा गया तो आर्यन देखते हैं कि उस पर ना थोड़ी सी राख लगी हुई थी। अब इनको लगा कि मैं भी जिस प्लेट में लेके आई है उसमें लगा होगा पहले से, जो इनकी रोटी पे आ गया। तो ये बिना कुछ कंप्लेन किए चुपचाप वो रोटी खाते हैं। इसके बाद आर्यन के पापा ने जो पेड़ा मंगवाया गया था उसमें से 3 पेड़ा खाया और फिर जो प्रोड्यूसर की वाइफ थी वो एक और पेड़ा उठा के बोलती है कि ये चौथा पेड़ा मेरे भाई के लिए मेरी तरफ से, और ज़बरदस्ती उसे आर्यन के पापा के मुंह में डाल दिया। इसके बाद प्रोड्यूसर की वाइफ ने इनके पापा से बहुत ऐसे माफ़ी मांगी कि भैया बहुत गलती हो गई मेरे से, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और इनके बीच सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। पर भाई उस रात जब ये लोग वापस घर आए और सोने गए तब आर्यन को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। इनकी मम्मी ने सोचा कि मैं भी बहुत ज़्यादा खा लिया इसने, इसकी वजह से हो रहा है, तो उन्होंने इनको दवाई वगैरह दी और आर्यन उस रात फिर उसके बाद नॉर्मल हो गए। पर अगले दिन जब ये सो के उठे तो उन्हें फिर से उल्टी होने लगी। अब देखो इस उल्टी का बहुत सिग्निफिकेंस है जो आपको आगे पता चलेगा वीडियो में, और ये सिलसिला लगातार 1 वीक तक चलते रहा। हर सुबह उठ के आर्यन को उल्टी होती और इस 1 वीक के दौरान जो आर्यन के पापा थे उनको पीठ, कमर और घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाया जाता तो थोड़ी देर के लिए आराम होता, पर फिर से वही चीजें रिपीट होने लगती। मंजर इतना खराब हो गया कि आर्यन के पापा को 24 घंटे ऐसे सपोर्ट बेल्ट बांध के रहना पड़ता था। अब सुनो, जो आर्यन का बेडरूम है उसमें 2 बेड लगे हुए हैं, एक पे आर्यन खुद सोता था और दूसरे बेड पे उनके सिस्टर। अभी तक होता ये था कि ये और इनकी सिस्टर रूम शेयर किया करते थे, पर कुछ टाइम के बाद जब इनके सिस्टर का शूट स्केड्यूल काफी बिजी रहने लगा, ये बाहर रहती, शूट करती अपना, फिर लेट नाइट वापस आती, कभी अगली सुबह वापस आती, तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं परमानेंटली एक दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी, क्योंकि ऐसे अनयूजुअल टाइम पे आने जाने करने से आर्यन की नींद डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पर आर्यन की सिस्टर एक दूसरे रूम में शिफ्ट हो चुकी है और अभी जो उनका बेड है जिस पर वो सोया करती थी आर्यन के कमरे में, वो खाली पड़ा है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था ना, आर्यन के पापा कंप्लेन करने लगे कि यार मुझे हमेशा ऐसे थकान हुई रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। ये लोग लेके डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते, कुछ दिन ठीक रहते इनके पापा, फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती। और इस बीच जो आर्यन है इसके साथ भी कुछ होता है। ये जब अपने स्कूल से वापस आता है तो इसको पूरे दिन बहुत थकान लगी रहती है। स्कूल से आने के बाद घंटों घंटों ये अपने कमरे में सोया रहता। अच्छा, अभी इनको 3 हफ्ते बीत चुके हैं उस डिनर के बाद। अब इसी बीच एक रात जब आर्यन सो रहा था अपने बेड पे, तो इसको एक सपना आता है। ये सपने में देखता है कि एक लड़की है जिसने गाउन पहना हुआ है और उसका गाउन घुटने तक था, उसके पैर वगैरह सब दिख रहे थे, बाल एकदम मेसी और आंख पे काजल लगा हुआ, और वो आर्यन को ना एक बहुत स्वीट वॉइस में बोलती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। और ये सब सपने में हो रहा है। अब आर्यन बताते हैं कि उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी ना कि मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया, मैंने बोला कि हाँ, आई विल बी योर फ्रेंड। फिर वो लड़की दोबारा बोलती है कि मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ऐसे। आर्यन तो यहाँ हिप्नोटाइज था बिल्कुल, ये बोलता है कि नहीं, मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा। अब उसकी अगली सुबह जब आर्यन सो के उठे तो भाई इनको 104 बुखार। उस दिन वो स्कूल नहीं जाते। रात को फिर से वो लड़की इनके सपने में आती है, दोबारा से वही सवाल पूछे कि तुम मेरे फ्रेंड बनोगे ना, तुम मुझे कहीं छोड़ के तो नहीं जाओगे। आर्यन उसका जवाब देते हैं और फिर उसने एक और सवाल पूछा आज। वो ना एकदम शुद्ध हिंदी में बोलती है कि तुम मुझसे डरोगे तो नहीं। और आर्यन का जवाब होता है, नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे क्यों डरूंगा। और भाई साहब, जब अगली सुबह आर्यन की नींद खुली ना, तो ये पाते हैं कि वो सेम लड़की इनके सिस्टर के बेड पे बैठी हुई है।
उसके नीज फोल्डेड हैं और उसने अपनी नीज को ऐसे हग किया हुआ है और वो एकदम ऐसे डरी सहमी सी लग रही थी। अब जैसे ही उसने उस लड़की को देखा भाई आर्यन डर गया एकदम, पर ये चाहता नहीं था कि वो डर उस लड़की के सामने एक्सप्रेस करे। और आर्यन बताते हैं कि कुछ ही मिनटों में सिचुएशन ऐसा हो गया था कि ये उसके साथ एकदम कंफर्टेबल हो गए। कुछ टाइम पहले इनको डर लग रहा था पर अभी एकदम कंफर्टेबल। कुछ तो इनके इमोशंस और हार्मोन्स ने इनको ओवर पावर कर दिया था कि ये उस लड़की के लिए सिंपैथी डेवलप कर रहे थे कि भाई वो अकेली है, उसको फ्रेंड की जरूरत है। इनको पता है कि वो घोस्ट है, पर फिर भी ये एक सॉफ्ट कॉर्नर उस लड़की के लिए डेवलप हो रहा है आर्यन के अंदर। आर्यन आगे लिखते हैं कि जब मेरा उस लड़की से आई कांटेक्ट हुआ पहली बार तो उसने सबसे पहला सवाल यही पूछा मुझसे कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। आर्यन थोड़ा यहाँ हिम्मत बांधते हुए बोलते हैं कि नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा, मैं तो फ्रेंड हूँ तुम्हारा। और फिर अगले 3-4 दिन में ही ये लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे के साथ। आर्यन बताते हैं कि जब भी मैं अपने कमरे में आता तो देखता कि वो चुपचाप बस मेरे सिस्टर के बेड पे बैठी हुई है और मुझे देख के ऐसे स्माइल करती। कभी कभार कुछ वन लाइनर उसके क्वेश्चंस होते जिसका मैं जवाब देता, और इसके अलावा वो ज़्यादा कुछ करती नहीं थी। वो चुपचाप बस बेड पे बैठे हुए मुझे देखती रहती थी। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, इसके 5वें दिन आर्यन स्कूल से वापस आते हैं और डोर खोल के ये अपने रूम के अंदर घुसे और भाई ये देखते हैं कि वो लड़की ना इनके वार्डरोब पे बैठी हुई है ऊपर। उसके बाल एकदम ऐसे नीचे की तरफ है और बस थोड़ी थोड़ी उसकी आईज दिखाई दे रही है। तब आर्यन उसकी ओर देख के बोलता है, क्या हो गया, तुम ठीक हो? तो उधर से बोलती है कि तुम अच्छे फ्रेंड नहीं हो मेरे, तुम मुझसे कुछ बात ही नहीं करते। और फिर आर्यन को रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, ये सवाल पूछती है उसका मैं बस जवाब देता हूँ। तब आर्यन ने इससे बोला कि ठीक है, हम लोग ऐसे नॉर्मल बातचीत करेंगे। और फिर इनके बीच जो कन्वर्सेशन था वो और ज़्यादा डीप होने लगा। आर्यन जब भी स्कूल से अंदर कमरे में आता तो ये पूछती कि भाई तुम्हारा दिन कैसा था, क्या क्या किया आज, तुम्हारे कौन से फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड है कि नहीं, और ये सब कुछ बातें शुरू हो गई। मतलब समझ लो कि जैसे हम बेस्ट फ्रेंड्स अपनी बातें शेयर करते हैं वैसी बॉन्डिंग हो गई इन दोनों के बीच। अभी आर्यन आगे लिखते हैं कि मैं उसके साथ कंफर्टेबल तो हो गया था, पर उसकी कोई कोई आदतें जो थी ना वो मुझे बहुत बेचैन कर देती अंदर से। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ हूँ, वो दीदी वाले बेड पे बैठी है, हम दोनों बात कर रहे हैं और अचानक से मैं देखता कि दूसरे ही पल भाई वो मेरे वार्डरोब पे ऊपर चढ़ गई है और वहां से उल्टा लटक के मेरे से ऐसे बात कर रही है। मैं कुछ रिएक्ट करता इससे पहले वो दीवार पे चलने लगती और उसकी ये सब हरकतें मुझे बहुत ज्यादा पैनिक कर देती अंदर से। अब जब आर्यन से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बोला उस लड़की को कि ये सब मत किया करो, इससे मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। और वो लड़की मान भी जाती है, भाई बोलती है ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब ऐसे करते करते इनकी दोस्ती को 1 महीने बीत जाते हैं। पर भाई साहब इस बीते 1 महीने में आर्यन की हेल्थ खराब होनी शुरू हो चुकी थी। ये कुछ कदम चलते तो इनकी सांस फूलने लगती, इनसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, पूरा फटीग हो रखा था बॉडी में। और जैसे जैसे दिन पास हो रहा था ये सारे सिम्टम्स और ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। आर्यन आगे बताते हैं कि मैं ऐसे बहुत स्पोर्ट्स, क्रिकेट ये सब में रहता था, दोस्तों के साथ खेलने जाना ये सब कुछ मेरा रूटीन रहता था, पर वो सारा रूटीन एकदम से चेंज हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस लड़की ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया, मैं बस इससे रात दिन बस इससे ही बात करना चाहता था। अब इसी बीच एक दोपहर जब आर्यन अपने बेड पे बैठा था तो इनकी मम्मी कमरे में एंटर करती है। वो आर्यन को देखती हैं और बोलती हैं कि क्या हो गया, तुम ठीक हो? और फिर ऐसे देखते देखते उनकी दीदी के बेड की तरफ देखा उन्होंने, पर भाई वहाँ पे कोई नहीं था। पर इन्होंने पाया कि आर्यन लगातार उनकी दीदी के बेड की तरफ देख रहा है, जैसे कोई इस बेड के ऊपर बैठा है और आर्यन उसको सावधान कर रहा है। फिर आर्यन के मम्मी बोलते हैं कि क्या हो गया बेटा, मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या तू? तब आर्यन बोलता है कि नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अब ये सब क्यों पूछ रही है? तब इनकी मम्मी ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप डोर लॉक करके वहां से चली गई। अब अगले दिन इनकी मम्मी फिर से आती इनके कमरे में, पर इस बार इनके हाथ में एक थाली थी। उस थाली में इन्होंने धूप कपूर ये सब जला रखा था और इन्होंने उस थाली को पूरे घर में ऐसे घुमाया। और जब ये ऐसे कर रही थी ना तो वो जो लड़की थी वो गायब हो गई। अब जब वो लड़की गायब हुई तब आर्यन के चेहरे पर अचानक से ऐसे पैनिक हो गया। ये एक टक बस अपने सिस्टर के बेड की तरफ देख रहा है और इनकी मम्मी ने नोटिस कर लिया कि भाई ये किसी को ढूंढ रहा है। और इसी बीच उनकी मम्मी बोलती हैं कि
तुम्हें भूत वगैरह दिखाई दे रहा है क्या आर्यन? और मम्मी से लाइन सुन के आर्यन एकदम शॉक बोलता है कि नहीं मम्मी, ऐसे कोई बात नहीं है। पर आर्यन को अंदर से ये पता था कि इनकी मम्मी को कुछ चीजें पता चल चुकी हैं, तभी वो ये सब हरकतें कर रही हैं। अब देखो, आगे की कहानी सुनाने से पहले मैं एक चीज़ के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ। जैसे इस स्टोरी में आर्यन की मम्मी कपूर लेके आती हैं, कपूर से ऐसे सब लोग जानते हैं कि नेगेटिविटी भागती है घर की। और ये एक प्रोडक्ट है जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ अपने स्टूडियो में। ये है कपूर दानी। तो इसमें ना ऐसे प्लेट लगे हुए हैं, इसमें बस आपको कपूर के कुछ टुकड़े रखने हैं और इसको जैसे आप ऑल आउट वगैरह प्लग करते हो अपने दीवार में, अपने बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, उसमें प्लग करो और इसको ऑन कर दो और ये घर को बहुत अच्छे कपूर के फ्रेगरेंस से ऐसे प्यूरिफाई करता है। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहो तो इसको मैंने टैग कर दिया वीडियो में, आप चेक कर लेना। अब अगले दिन वो लड़की फिर से इसके रूम में अपीयर हुई और आज ना वो थोड़े गुस्से में थी। ये पूछते आर्यन से कि क्या हो गया, तुम्हारी मम्मी ऐसे क्यों कर रही है सब, क्या उनको मेरे बारे में पता चल गया है? तब आर्यन उसको काउंट डाउन करता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। आर्यन लिखते हैं कि वो लड़की कुछ भी करती थी पर कभी भी मुझे उससे ऐसे थ्रेट फील नहीं हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि उस लड़की से मुझे कोई खतरा है। अब धीरे धीरे सिचुएशन और ज़्यादा इंटेंस होने लगी। आर्यन बताते हैं कि जब वॉशरूम से ऐसे नहा धो के बाहर निकलते कमरे में तो भाई कुछ नहीं होता था इनके ऊपर। वो लड़की इनको देखती, स्माइल करती और इन दोनों के बीच एक ना वैसे इंटीमेट सा बॉन्ड बनने लगा। मतलब कुछ था नहीं पर फिर भी एक ना अट्रैक्शन होने लगा वैसे वाला। आर्यन जब स्कूल जाते तो उनके दिमाग में बस ये रहता है कि भाई मैं बस वापस घर भाग जाऊँ जल्दी से और अपनी उस फ्रेंड से बातचीत करूँ, हम दोनों ऐसे साथ में टाइम स्पेंड करें। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पर आर्यन के हार्मोन्स ने इनको ओवर पावर कर दिया था और इनको लग रहा था कि ठीक है वो घोस्ट है पर मेरी फ्रेंड है और उसकी भी फीलिंग्स है तो इट्स ओके। वो घोस्ट है तो कोई बात नहीं, हम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। इस फ्रेम ऑफ माइंड में आर्यन आ चुका था। अब जिस दिन आर्यन की मम्मी वो कपूर का थाली लेके आई थी ना घर के अंदर, उसके 2 वीक के बाद शाम को 5 बजे आर्यन के घर में 2 आदमी आते हैं। ये दोनों वहीं हॉल में बैठ के आर्यन की मम्मी से बातचीत करने लगे और आर्यन नोटिस करता है उस लड़की के चेहरे को देख के कि भाई ये थोड़ा सा परेशान लग रही है। उस लड़की ने फिर आर्यन से बोला कि उन दोनों आदमियों से सावधान रहना, वो दोनों शैतान हैं और तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब कुछ टाइम के बाद आर्यन की मम्मी ने आर्यन को नीचे बुलाया कि आओ इनसे मिलो और बोला कि इनके पैर छुओ। अब जो ये दोनों लोग थे ना, ये एक्चुअली में थे नागा साधु बनारस के। और अभी जब ये लोग मुंबई आए थे तो ये लोग ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन के घूम रहे थे। इनमें से जो एक नागा साधु थे ये आर्यन की मम्मी को अपना बहन मानते थे और काफी पहले से इनकी जान पहचान थी। अब यहाँ आर्यन की मम्मी ने बोला इनसे कि आ जाओ इनके पैर छुओ, थोड़ा कुछ बातचीत करो, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। और फिर आर्यन इन दोनों के साथ बैठता है। अब जब आर्यन इनके पास बैठा तब उन साधु ने बोलना स्टार्ट किया कि मुझे बहुत खुशी हुई अपने भतीजे को देख के, इतने टाइम के बाद मैं मिल रहा हूँ आपकी फैमिली से। पूरे इनके पढ़ाई वढ़ाई के बारे में पूछा कि कैसा चल रहा है तुम्हारे स्कूल एंड ऑल ये सब। आर्यन अब इनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था और तभी अचानक से उनमें से जो दूसरे वाले साधु थे वो बोलते हैं एकदम ब्लंटली कि और जो कमरे में तुम्हारी दोस्त है वो कैसी है? अब भाई ये लाइन सुन के आर्यन एकदम शॉक। इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मैं कैसे इस चीज का आंसर करूं। पर वो दोनों नागा साधु समझ चुके थे कि आर्यन का उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है, ये कैसे क्लोज आ चुका है उसके। पर इन दोनों नागा साधु ने उस लड़की के लिए कुछ बुरा नहीं बोला। उन्होंने बस आर्यन को समझाने की कोशिश की कि देखो जो ये पृथ्वी है, धरती जो है, ये हम इंसानों के लिए है। ऐसी जो भटकती हुई आत्माएं हैं ये जगह उनके लिए नहीं है। जरूरी है कि उनको उनके सही स्थान पर पहुंचाया जाए, उनको मुक्ति दी जाए। अब आर्यन को ये सब सुन के दुख तो हो रहा था पर उसको अंदर से ये भी समझ में आ रहा था कि भाई ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, आखिर वो है तो घोस्ट ही। अब इसके बाद जब आर्यन अग्री कर जाता है कि ठीक है उसको उसके जगह पे पहुंचाया जाए, तब इन्होंने बोला कि आप और आपकी मम्मी, आप दोनों लोग जाके पूजा में बैठिए, जहाँ पर आपका पूजा रूम है वहाँ बैठिए जाके। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि आप 10 मिनट तक वहाँ बैठे रहेंगे और कुछ भी हो जाए आपको उस जगह से उठना नहीं है। इतने देर में हम लोग आपके फ्रेंड से बात करके आते हैं। अब यहाँ उन नागा साधु ने इन दोनों के हाथ पे रक्षा कवच बांधा और फिर आर्यन को एक छोटा सा रुद्राक्ष दिया उनके हाथ में। बोला कि पूरे टाइम जब तक हम वापस ना आ जाए रुद्राक्ष को अपने मुट्ठी में दबा के रखना। इसके बाद ये लोग अपने झोले से एक नारियल निकालते हैं और फिर ये दोनों पहुंच गए आर्यन के कमरे के अंदर। अब इस टाइम पे आर्यन और उनकी मम्मी दोनों पूजा के सामने बैठे हैं। आर्यन ने रुद्राक्ष दबा रखा हाथ में और इनकी मम्मी लगातार हनुमान चालीसा का जाप कर रही है।
अब आर्यन बताते हैं कि इस पूरे 10 मिनट में इनको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मतलब इनका कान पूरा ब्लॉक कर दिया। ना इनको अपनी मम्मी की आवाज सुनाई दे रही है, ना ही किसी और की, कुछ नहीं, एकदम डीप साइलेंस था इनके कान में। 10 मिनट के बाद जब वो दोनों नागा साधु वापस आए तब इनकी सिचुएशन नॉर्मल हुई और ये देखते हैं कि जो ये नारियल लेके गए थे अपने साथ वो एकदम काला हो चुका है। इसके बाद उनमें से एक साधु ने जो वो पूजा था वहां से सिंदूर उठाया और उस नारियल पे लगाया और फिर वो नारियल लेके वहां से चले गए। एक साधु अभी भी यहीं पे हैं और दूसरे साधु बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। अब जो दूसरे वाले नागा साधु थे जिनको आर्यन की मम्मी अपना भाई मानती है वो इन दोनों को लेके साथ में बैठते हैं और आर्यन को समझाते हैं कि बेटा, जो वो लड़की थी ना कमरे में, वो कोई तुम्हारी दोस्त नहीं है। उसको यहाँ पर भेजा गया था सिर्फ एक ही पर्पस से कि पहले वो तुम्हारा ट्रस्ट जीते और फिर जो तुम्हारा कलेजा है ना, जो तुम्हारा दिल है, उसको वो खा के यहाँ से जाती वापस और वो तुम्हें इस तरीके से अपने वश में कर देती कि तुम उसे खुद अलाउ करते कि ठीक है, आओ मेरे ऊपर बैठो और मेरा दिल निकाल के खा जाओ। बस कुछ ही हफ्तों की बात थी और तुम इस दुनिया से चले गए होते। फिर उस नागा साधु ने बोला कि ये सब एक औरत द्वारा किया गया है जिन्होंने खाने में मिला के आपको कुछ दिया था और उसका एक ही पर्पस था कि आपकी फैमिली बर्बाद हो जाए। और इसके बाद इन्होंने एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात बताई। इन्होंने बोला कि जो आर्यन है इस पूरे फैमिली में यही इकलौता इंसान है जो एक तरीके समझ लो कि कर्स है उसको या ब्लेसिंग है, जो ऐसे नेगेटिव चीजें होती है ना, ये उसको देख सकता है, उसको फील कर सकता है और उससे इम्पैक्ट भी हो सकता है। और जो उस नेगेटिविटी को लेके इसका फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगी इसकी वॉमिटिंग। ये उल्टी करेगा और तभी आर्यन को हर बार जब भी कुछ ऐसा नेगेटिव एनकाउंटर करता तो इसे उल्टी होती थी। पर जो यहाँ पर आर्यन के पापा और सिस्टर थे, इनको ऐसा कोई वरदान या फिर ऐसा कुछ भी मतलब ब्लेसिंग नहीं थी। ये नेगेटिविटी से तुरंत डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाले थे। और जो इनकी मम्मी है आर्यन की, नागा बाबा ने बताया कि इनकी मम्मी को ब्लेसिंग है किसी डिवाइन बीइंग की, कोई है सुपरनैचुरल जो इनको प्रोटेक्ट करता है और इनके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी या फिर कोई भी काला जादू कुछ भी असर नहीं करेगा। इसके बाद नागा बाबा ने बोला कि अभी जो भी इस घर को नुकसान पहुंचा रहे थे स्पिरिट, उसको मैंने हटा दिया है और अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद इन्होंने आर्यन को एक बॉटल दिया पानी का और उसमें गंगा जल डला हुआ था। वो पानी इसे पिलाया और फिर इसे लेके इसके कमरे में गए। जब कमरे में पहुंचे तो भाई देखते हैं कि कोई भी नहीं, अंदर एकदम सब कुछ शांत हो रखा है। आर्यन को अब उस लड़की की ना प्रेजेंस फील हो रही थी, ना ही इसे वो दिखाई दे रहे थे, कुछ नहीं, सब नॉर्मल हो चुका था बिल्कुल। अच्छा, अभी आर्यन तो यहाँ ठीक हो गया पर इनके पापा अभी भी अफेक्टेड थे और जिस टाइम पर ये नागा बाबा यहाँ पर आए थे इनके घर में, उस टाइम इनके पापा घर पे नहीं थे। अब ये लोग आर्यन को तो ठीक करके वापस चले जाते हैं पर इनके पापा अभी भी बचे हुए हैं। कुछ टाइम के बाद किसी रिलेटिव के थ्रू इनको पता चलता है कि यहाँ दरगाह पे ऐसे भूत वूत झाड़ने का काम होता है। एक दरगाह का नाम बताया उन्होंने और फिर आर्यन और उनके फैमिली इनके पापा को लेके दरगाह पहुंचते हैं। अब जो वो झाड़ने वाला था ना दरगाह पे, उसने आर्यन के पापा को सामने बैठाया और बोला कि आपके पास रुमाल है। आर्यन के पापा ने जेब से रुमाल निकाल के सामने रखा। अब जो ये झाड़ने वाला था इसके पास 2 बॉटल थी। एक बॉटल में ब्राउन सैंड भरा था और दूसरे में नॉर्मल पीला वाला सैंड। ये दोनों बालू में से थोड़ा थोड़ा निकाल के उस रुमाल में रखता है और फिर उस रुमाल के चारों कोने में 4 गांठ लगाए। गांठ लगाने के बाद उसको रोल किया और फिर आर्यन के पापा को बोला कि अपना मुंह खोलिए आप। अब जैसे इन्होंने मुंह खोला, वो सैंड रोल किया हुआ रुमाल इसने उनके मुंह के अंदर रख दिया। अब करीब 5 मिनट तक उन्होंने उस रुमाल को मुंह के अंदर रखा और इस बीच जो दरगाह के मौलवी थे वो अपना क्रिया करते रहे। 5 मिनट के बाद जब वो रुमाल बाहर निकाला गया तो उस मौलवी ने बोला कि आप इसे अपने हाथ से खोलिए। आर्यन के पापा रुमाल खोलते हैं और फिर ये जो मौलवी थे इन्होंने एक कबूतर के पंख से वो जो सैंड का लंप बन चुका था, जैसे गीला हो चुका था ना बालू अभी मुंह में रखे रखे, तो उस लंप को 3-4 पीस में डिवाइड किया और फिर इनके पापा से बोला कि अब जो मैंने 4 पीस डिवाइड किया है इसको हटाओ अपने हाथ से। और फिर जैसे इनके पापा ने वो लम्स हटाए ना भाई, अंदर से वो जो पेड़ा खाया था इन्होंने वो पेड़ा निकलता है। उस मौलवी ने बोला कि इसी पेड़े में जादू टोना करके आपको खिलाया गया था। अब इसके बाद उन्होंने अपनी बाकी क्रिया की और फिर आर्यन के पापा के लिए 1 लीटर के बोतल में पानी भर के दिया। बोला कि अगले 1 वीक तक ये पानी आपको पीना और 1 वीक के बाद फिर से आप आइएगा, पर उस 1 वीक में आपका ये पानी पूरा खत्म हो जाना चाहिए।
और इसके साथ ही उन्होंने फैमिली के सारे मेंबर्स के लिए एक ताबीज भी बना के दी। अब जैसा उसने बोला था आर्यन के पापा ने ठीक वैसे ही फॉलो किया, और जब ये सेकंड टाइम उस मौलवी के पास गए उसके बाद फिर से उसने कुछ झाड़ फूक की उनके ऊपर, और अब वहां से वापस आने के 1 महीने के अंदर इनकी सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो गई। आर्यन के पापा के बॉडी में जो भी पेन वगैरह थे सब गायब हो गया, और अब ये लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने पे ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।